हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज के हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बैंकिंग। और बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को समझा। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स इस इकोनॉमी के अंदर मनी को क्रिएट करते हैं, या मैं कहूं कि क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया। आज हम एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला मैंने, विच मीन्स कि इसका जो क्वेश्चन है वो 100% आना ही आना है। मतलब तुम ये कह दो कि ये एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए लीक कर दिया है कि बच्चों इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। फटाफट से जाओ, अपना रजिस्टर और पेन उठा के लेकर आओ, ताकि तुम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखती हूँ उसको तुम नोट डाउन कर सको और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा सकूं। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मींस कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है आखिरकार वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हम लोग तो आज पढ़ने वाले हैं द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच मीन्स कि हम लोग जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के सेंट्रल बैंक के लिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बता देती हूँ। फंक्शंस को पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। बच्चे, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब होता है द सुप्रीम अथॉरिटी विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। जो ये चार तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा सेंट्रल बैंक? वो कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। किस चीज को? द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करने का जो काम होता है वो उस सुप्रीम अथॉरिटी के पास होता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। और फिलहाल हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब मैम आपने ये बात हमें क्यों बताई कि एस्टैब्लिश कब हुआ, गवर्नर का नाम क्या है? बच्चे, आप लोगों को ना प्रैक्टिकल्स भी देने हैं ना, इकोनॉमिक्स का भी तो प्रैक्टिकल आपको देना है। और हो सकता है कि आपका जो टॉपिक हो वो बैंकिंग हो। तो अगर आपका बैंकिंग टॉपिक हुआ और आपने सेंट्रल बैंक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, तो ऐसे में जो वाइवा होता है तो उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ आरबीआई का गवर्नर कौन है, इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो हमारे पास गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है उसे तो मैं कहूंगी सी क्यूब बी स्क्वायर। ये इसके हमारे फंक्शंस है, सी क्यूब बी स्क्वायर। कैसे भाई? पहला फंक्शन है करेंसी इशू, विच मींस कि सेंट्रल बैंक के पास ये सोल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री के लिए करेंसी को प्रिंट करना। दूसरा सी है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा हमारे पास सी है यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला, ट्रस्टी, कि हमारे यहाँ पे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आती है उसका जो रिजर्व मेंटेन किया जाता है वो आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है। उसके बाद तीसरा सी है द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई है, और अब तुम मनी सप्लाई को बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो इस यूनिट की जो पार्ट 2 की वीडियो है वो जाके देख लेना, तुम्हें पूरा मनी सप्लाई समझ आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जो मनी सप्लाई है या फिर जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे आरबीआई का ही। तो हमारी कंट्री के अंदर हमारी मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये तो हो गया सी क्यूब। अब बी स्क्वायर कैसे है बच्चे? पहला भी है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि
जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करता है, यानी कि जो काम हमारे लिए कमर्शियल बैंक करता है वही सारे काम आरबीआई अपनी गवर्नमेंट के लिए करता है। उसी तरीके से ये हमारे सभी कमर्शियल बैंक का दोस्त भी है, ये उनका सुपरवाइजर भी है, यानी कि जब उन्हें एक दोस्त की जरूरत पड़ती है तो भी वो आरबीआई के पास ही आते हैं, और जब उन्हें डंडे खाने की जरूरत पड़ती है तो भी हमारा आरबीआई उनके पास जाता है। ठीक है, सो ये हमारे सभी कमर्शियल बैंक का बैंक भी है और सुपरवाइजर भी है। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं इन डिटेल। पहला फंक्शन क्या है? करेंसी इशू। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फोर्थ है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फिफ्थ है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सो वन बाय वन हम इन डिटेल अब इन फंक्शंस को पढ़ते हैं, और बच्चे प्लीज जो मेन पॉइंट्स है उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू, या जिसे हम करेंसी इशू भी कहते हैं। ये फंक्शन ये बताता है कि हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये सोल अथॉरिटी है, और यू कैन से द मोनोपोली है कि वो पेपर करेंसी को इशू कर सकते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरे पास अलग अलग डिनोमिनेशन की पेपर करेंसी है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट है, अगर आप इस 10 रुपए के नोट को देखें तो इसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर का होता है। और अगर आप ये लाइन देखें, और अगर आपको एक सिल्वर लाइन जो दिखाई देती है, ये आप देख सकते हो, ये जो आपको सिल्वर लाइन दिखाई देती है इसके ऊपर भी लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा डिनोमिनेशन का नोट है वो है 20 रुपीज का नोट, और इसके ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि हमारे गवर्नर के ही सिग्नेचर हैं, और इसके ऊपर भी जो लाइन है उसके ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 50 रुपीज का नोट, और इसके ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि आरबीआई के गवर्नर के ही सिग्नेचर हैं, प्लस यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक सिल्वर कलर की लाइन है जिसके ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है। फिर मेरे पास घर में 100 रुपीज का नोट नहीं मिला मुझे कहीं भी, मैंने बहुत ढूंढा, और ये भी मैं बहुत अलग अलग लोगों से कलेक्ट करके लेकर आई हूँ, क्योंकि भाई अपने पास तो पैसा है ही नहीं, है ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के लेकर आई हूँ और मुझे ये नोट मिले हैं। तो 100 रुपए का नोट मेरे पास नहीं था, आप अपने घर में 100 रुपए का नोट देख लीजिएगा, उसके ऊपर भी गवर्नर के सिग्नेचर होंगे और उसके ऊपर भी लिखा होगा आरबीआई। और ये मेरे पास 200 रुपए का नोट है, इसके ऊपर भी गवर्नर के ही सिग्नेचर है और इसके ऊपर भी आरबीआई लिखा हुआ है। और ये हमारा महंगे वाला नोट 500 रुपए का नोट, इसके ऊपर भी गवर्नर के सिग्नेचर हैं और हमारे पास यहाँ पर भी आरबीआई लिखा हुआ है। सो बच्चे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर ये पेपर करेंसी शो करी है, इन सभी के ऊपर हमारे गवर्नर के सिग्नेचर हैं और इसे इशू करने वाला कौन है? आरबीआई। बट करेंसी नोट की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए का नोट जो होता है, और 1 रुपए का नोट भी मिलना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए मेरे पास वो 1 रुपए का नोट भी नहीं था। तो अगर आपके घर में 1 रुपए का नोट है तो उसे आप जरूर देखिएगा कि उसके ऊपर क्या आरबीआई के सिग्नेचर हैं, क्या उसको इशू करने के पीछे आरबीआई का हाथ है। सो बच्चे, मैं तो आपको यहाँ पे ये बात बता ही देती हूँ कि जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है उसे हमारा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता है। आरबीआई के पास अथॉरिटी है पेपर करेंसी को प्रिंट करने की, एक्सेप्ट 1 रुपए नोट। तो ये 1 रुपए नोट अब कौन इशू करता है? 1 रुपए को इशू करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। 1 रुपए के साथ साथ हमारे पास करेंसी एक और रूप में देखने को मिलती है। कौन से रूप में? कॉइन्स के रूप में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और चिल्लर इकट्ठी करी, यहाँ पर मैंने बहुत लोगों के आगे मिन्नतें करी, तब जाके मुझे ये पैसे मिले। तो ये जो मेरे पास ये एक 1 रुपए का कॉइन है, आप इसे देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारा जो नेशनल एम्बलम है, आपको वो उसकी पिक्चर यहाँ पर दिख रही है। तो बेसिकली ये शो करती है कि इसको इशू करने के पीछे हमारे आरबीआई का हाथ नहीं है, इसे इशू करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जब 2 रुपए के कॉइन को देखा तो मुझे उसके ऊपर भी यही सेम चीज दिखी। फिर उसके बाद मैंने जब 5 रुपए कॉइन देखा तो 5 रुपए के कॉइन के ऊपर भी मुझे यही देखने को मिला। इवन मुझे 10 रुपए का जो मेरे पास कॉइन था, मुझे उसके ऊपर भी यही देखने को मिल रहा है। और बड़ी मुश्किल से मैं 20 रुपए का सिक्का ढूंढ के लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 20 रुपए का सिक्का मिलना। और उस पर भी मैंने देखा कि यहाँ पर भी नेशनल एम्बलम है और लिखा है भारत। ठीक है बच्चे, सो ये बताता है कि जितने भी आपके पास कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को इशू करने की जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे आरबीआई के पास अथॉरिटी है टू प्रिंट द पेपर करेंसी बट एक्सेप्ट 1 रुपए नोट एंड द कॉइन्स। क्यों? क्योंकि 1 रुपए नोट और कॉइन्स को इशू करने के पीछे किसका हाथ है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अब इसमें मैं आपको एक और जनरल नॉलेज की बात बताना चाहूंगी जो हो सकता है आपसे वाइवा में पूछ ली जाए कि आपकी कंट्री का एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, निर्मला सीतारमन वो इस टाइम पे हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर है। एज पर 2024 वो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और उसी के साथ में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी अभी बजट लॉन्च हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि इस बजट के अंदर किन किन चीजों की प्राइस फॉल हुई है और किन किन चीजों की प्राइस राइज हुई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चे, सो ये तो हमें पता चल गया कि इनके पास सोल अथॉरिटी है। और यहाँ पर दूसरा काम क्या है हमारे आरबीआई का, विड्रॉल एंड पुटिंग द करेंसी इनटू द सर्कुलेशन। मींस इकोनॉमी के अंदर करेंसी को विड्रॉ करना प्लस उस करेंसी को सर्कुलेशन में डालने का काम भी किसके हाथों में है, हमारी आरबीआई के पास है। बट एक बात हमारे दिमाग में आती है कि मैम अगर इनके पास सोल अथॉरिटी है, इनके पास इतनी बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है कि ये लोग करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनफ अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर दे और सभी लोगों में बांट दे, ताकि कोई भी यहाँ पर गरीब ना हो, हर कोई अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर सकता हो? बेटा अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी। बट पता है कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर किसी के हाथों में इतनी पावर दे देना भी बहुत गलत है। ठीक है, तो करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी तो है आरबीआई के पास, बट यहाँ पर हमारे आरबीआई के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को प्रिंट कर सकता हो। ऐसा क्यों मैम? बच्चे इसके पीछे भी एक बात है, उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि फिर से अगर आपकी जेब में कोई भी करेंसी नोट है तो उसको निकालिए, जहां पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है, जरा उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी होगी वही यहाँ पर लिखा होगा कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जो भी आपके पास डिनोमिनेशन होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, और इसके नीचे सिग्नेचर करता है हमारा गवर्नर। अब इसका क्या मतलब है? जब भी कोई करेंसी सर्कुलेशन में आती है, जब भी कोई करेंसी प्रिंट की जाती है, तो वो आरबीआई की एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर वादा किया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब कि ये जितने की भी करेंसी प्रिंट कर रहे होते हैं उतने के ही एसेट्स इनको यहाँ पर रखवाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास ये तो अथॉरिटी है कि ये करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड करेंसी नहीं प्रिंट कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑल द करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इट्स मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी करेंसी प्रिंट की जाती है वो हमारी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसकी? हमारे गवर्नर की। क्यों? क्योंकि वही साइन करता है अपनी लाइबिलिटी के ऊपर। तो यहां पर बोला गया दैट द सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स। तो जितने की भी आप यहां पर करेंसी प्रिंट करते हो आपको उतने के ही एसेट्स शो करने पड़ते हैं, आपको उतने के ही एसेट्स क्या करने पड़ते हैं? बैक करने पड़ते हैं। और वो एसेट्स किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? गोल्ड की फॉर्म में हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपने जितने की भी करेंसी प्रिंट करी होगी उतने के ही आपको एसेट क्या करने पड़ेंगे? बैक करने पड़ेंगे। तो अब समझ में आई बात कि क्यों आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। आई थिंक अब जाके आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये आप इस तरीके से समझो कि अगर एक जनरल पब्लिक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई में नहीं जाता। आप खुद सोचो ना यार, डेली लाइफ से सोचो कि जब तुम्हें लोन चाहिए, तुम्हें पैसा जमा कराना है, तुम्हें पैसा विड्रॉ करना है बैंक से, तो क्या तुम आरबीआई के पास जाते हो? क्या नहीं। तुम कहाँ जाते हो? तुम अपने कमर्शियल बैंक के पास जाते हो। तुम उन बैंक्स में जाते हो जहां पर तुमने अकाउंट खुलवा रखे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट को यही चीज चाहिए हो, हमारी गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, यार गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इतना सारा काम कर रही है, तो कभी ना कभी तो उस बेचारे के साथ भी तो कुछ बुरा होता होगा ना। उनको भी तो कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती होगी, उनको भी तो कोई चाहिए होता होगा ना कि यार उनको कोई एडवाइस करे आके। तो यहाँ पर जो सारे काम एक कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, वही सारे काम एक सेंट्रल बैंक करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर वर्क करता है इन 3 फॉर्म्स के अंदर। तो ये काम करते हैं एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। अब
देखो अब क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक डेट्स लेती है भाई, जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो अलग अलग फॉर्म्स में गवर्नमेंट भी पब्लिक डेट लेती है। तो उन पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम किसका है? हमारे सेंट्रल बैंक का है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक है वो एक लिंक क्रिएट कर रही है बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, उनके पब्लिक डेट को मैनेज करके। दूसरा काम क्या है? वो एज अ बैंकर भी उनके लिए काम करेंगे 3 फॉर्म्स में। क्या क्या करेंगे उसके लिए? वो मेंटेन करते हैं उनके कैश बैलेंसेस इन करंट अकाउंट। मींस की जो एक गवर्नमेंट है वो अपना करंट अकाउंट आरबीआई में जाकर खुलवा सकती है, यानी कि सेंट्रल बैंक में जाकर खुलवा सकती है। वो एक्सेप्ट करते हैं रिसीट्स और पेमेंट करते हैं उनके बिहाफ पर, या और भी जितने बैंकिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशन एक सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा अगर कभी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएं और उनकी रिसीट्स कम हो जाए तो ऐसे में उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी हमारा सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो यानी कि एज अ बैंकर वो 3 काम कर रहा है। क्या? उनके कैश के बैलेंसेस को मेंटेन कर रहा है, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और बदले में उनके लिए पेमेंट्स भी कर रहा है, प्लस वो उनको कभी कभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी दे देता है। उसके अलावा अगर कभी भी हमारी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए अपने इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, तो वो उनको एडवाइस भी करता है। क्योंकि आरबीआई के अंदर यार अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक सेंट्रल बैंक 3 तरीके से काम करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। एज एन एजेंट, जहां पे वो पब्लिक डेट को मैनेज करता है, एज अ बैंकर जहां पे वो उनकी रिसीट को एक्सेप्ट करेगा, उनके लिए पेमेंट्स करेगा, उनके कैश बैलेंस को मेंटेन करेगा और उन्हें क्रेडिट अलाउड करेगा। साथ साथ वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है उनके लिए, कि कभी भी अगर उनको फाइनेंशियल, मॉनेटरी या इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो भी उनको देगा। तो ये थे हमारे पहले 2 फंक्शंस जो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़े। अब हम इसके आगे के 2 फंक्शंस की तरफ चलते हैं। बढ़ते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करता है, बट हमारा ये सेंट्रल बैंक कैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए एक दोस्त का काम भी करता है, एज वेल एज उनके लिए एक सुपरवाइजर, यानी कि उनके लिए एक ऐसा पर्सन जो उनके ऊपर डंडा लेके खड़ा हुआ है कि अगर तुमने गलती करी तो मैं तुम्हारे ऊपर हूं, तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एज अ पेरेंट वर्क करता है। जैसे कि हमारे पेरेंट भी कभी हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं, कभी हमारे लिए एक फिलोसोफर की तरह काम करते हैं, तो कभी हमारे लिए एक सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक सेंट्रल बैंक भी अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए ये सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो एज अ बैंकर, जो एक सेंट्रल बैंक है वो अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए 3 फॉर्म्स में वर्क करता है। सबसे पहले देखो, जब हमारे पास हमारी कोई कीमती चीज होती है ना, तो हमें लगता है कि यार वो कीमती चीज ना हम अपने पेरेंट्स के पास ही रखें, कहीं हमसे खो ना जाए, तो हम उनके पास ही रखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपने बच्चों की जो कीमती चीजें हैं, जैसे कि अगर उन्होंने हमारे लिए कोई गोल्ड चेन बनवाई, तो वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि वो गोल्ड चेन कहीं खो ना जाए, तो उसे वो अपनी कस्टडी में रखते हैं, वो हमें रखने के लिए नहीं देते अपने पास। उसी तरीके से जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है, हम बाहर से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि यार पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो जब हमें पैसा नहीं मिलता तो अंत में हम अपने मम्मी पापा के पास ही आते हैं कि प्लीज अब हमें कहीं और से पैसा तो नहीं मिल रहा, आप ही दे दो। और उसके अलावा पता है क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि भाइयों में लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, तो आप मुझे बताओ उस मामले को भी कौन सुलटाता है? हमारे पेरेंट्स ही ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी जब एज अ बैंकर वर्क करता है ना अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो इन्हीं 3 फॉर्म्स में वर्क करता है, जिसमें पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला। रखवाला मींस ट्रस्टी, कि आपके जितने भी कैश रिजर्व्स है, अब याद करो जब मैंने LRR का कॉन्सेप्ट बताया था, लीगल रिजर्व रेशो, कि हर कमर्शियल बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनके पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं उनको अपनी उन डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज एज अ रिजर्व रखना होता है। और वो 2 तरीके के रिजर्व होते हैं, एक होता है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशो, एक होता है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जो SLR है वो तो हम अपने पास ही रखते हैं, यानी कि हमारे LRR का एक छोटा सा परसेंटेज जो हम अपने पास रखते हैं, बट वहीं पर जो CRR होता है वो हमें रखवाना पड़ता है अपने सेंट्रल बैंक के पास। तो पैसा तो हमारा ही है, वो उन्होंने अपने पास अपनी कस्टडी में संभाल कर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि जो आपने CRR हमारे पास रखवा रखा है ना एज अ रिजर्व, उसको अपनी कस्टडी में हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, पैसा आप ही का है, बस हमने उसको संभाला हुआ है। ठीक है। दूसरा काम वो क्या करते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पर इसको
दो चीजों से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, डूबते को तिनके का सहारा, और दूसरा, अपने तो भाई अपने ही होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब हमारे कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, यानी कि जब हमारा कमर्शियल बैंक नहीं फंड रेज कर पा रहा है किसी भी अदर सोर्सेज से, तो वो मुंह लटकाकर अपने सेंट्रल बैंक यानी कि भाई अपने पिताजी के पास आते हैं कि हमें कहीं से पैसा नहीं मिला, अब आप ही हमें दे दो, आप ही हमारे लिए वो सहारा हो, आप ही हमारे लिए वो तिनके का सहारा हो जो हमारी नैया पार लगा सकते हो, और आप ही हो हमारे अपने जो यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो। तो कमर्शियल के बैंक्स के पास जो भी बिल्स वगैरह होते हैं वो उनको डिस्काउंट करा सकते हैं और बदले में सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। लास्ट, क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सभी के अकाउंट सेंट्रल बैंक में खुले हुए होते हैं, जिसके अंदर वो अपने अपने जो रिजर्व्स है उनको डिपॉजिट करते हैं। अब आप ये देखो ना कि सपोज करो कि मेरे पास एक चेक है पीएनबी बैंक का, ठीक है, बट मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो क्या मुझे पीएनबी में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ताकि मुझे पैसा मिल सके? नहीं ना, मैं अपने उस एसबीआई के अकाउंट के थ्रू ही इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक अलाउड करता है द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, कि ये जो बैंक्स हैं आपस में इनके बीच के जो भी क्लेम्स हैं उन क्लेम्स के सेटलमेंट में सेंट्रल बैंक मदद करता है। कैसे? कभी किसी के अकाउंट को डेबिट करता है तो कभी किसी के अकाउंट को क्रेडिट करता है। अब मैम ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो डेबिट क्रेडिट को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जितने भी ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, बच्चे चिंता मत करिए, मैं आपको बताती हूँ कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट क्रेडिट हमारे अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, यानी कि जितने भी ये ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए हम ये डेबिट क्रेडिट कुछ टर्म्स यूज करते हैं। आप बस इतना समझ लो कि आपके पास पैसा आता है तो आप उस चीज को प्लस लिखते हो, आपके पास पैसा जाता है तो आप उस चीज को माइनस लिखते हो, बस उसी के प्लेस पे हम लोग अपने अकाउंट्स में यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट, बट उसके कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि डेबिट क्रेडिट की हेल्प से आपस में इनके जो क्लेम्स है उसको सेटल किया जाता है। अब ये तो थे तीन फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक, कि एज अ बैंकर्स बैंक वो क्या करते हैं, उनके लिए कस्टोडियन है उनके कैश रिजर्व्स का, यानी कि उनके कैश रिजर्व को संभाल के रखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब आपको कहीं से पैसा ना मिले तो अंत में हम ही आपके अपने आप हमसे आके पैसा ले सकते हो। तीसरा है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यानी कि अलग अलग बैंक्स के जो ट्रांजेक्शंस हैं उसको सेटल किया जा सकता है। अब एज अ सुपरवाइजर ये क्या करता है? यहाँ तो ये तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारी मदद कर रहा था, अब यहाँ पर ये डंडा लेके खड़ा है कि अगर तुमने गलती करी परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ चीजों के लिए मुझसे। कैसे? तो एज अ सुपरवाइजर ये रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो रेगुलेशन के लिए कहता है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस मैं दूंगा, ब्रांच का एक्सपेंशन करना है तो वो मेरी परमिशन से होगी, ब्रांच बंद करनी है मेरी परमिशन से होगा, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज होना चाहता है यानी कि एक होना चाहते हैं तो ये भी मेरी परमिशन से होगा। तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं उसके लिए एक कमर्शियल बैंक को अपने सेंट्रल बैंक से पूछना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए वो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम आपके अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है, और आपने रिटर्न्स फाइल की है या नहीं की है ये भी आपका सेंट्रल बैंक चेक करता है। तो ये था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर की एक सेंट्रल बैंक किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर्स बैंक भी है, यानी कि उनके लिए फ्रेंड भी है, प्लस उनके लिए सुपरवाइजर भी है। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो यहाँ तो कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व की रखवाली की जा रही है, बट हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी भी होती है, तो उसको भी हमें संभाल कर इस्तेमाल करना है और उसको भी हमें संभाल कर रखना है। तो इसीलिए उसको संभाल कर रखने का काम भी किसका है? हमारे आरबीआई का है। क्यों? क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स के हाथों में हमने ये काम दे दिया तो हो सकता है कि वो उस फॉरेन करेंसी को मिसयूज कर जाएं। तो इसलिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर उसको रूट किया जाता है थ्रू आरबीआई, यानी कि आपको जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो आरबीआई में सबमिट करनी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम एक्सटर्नल वैल्यू जो हमारी करेंसी को उसको स्टेबलाइज कर सके। मतलब हमारी करेंसी की एक वैल्यू होती है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि $1 की कीमत 75 रुपए के बराबर है तो ये उसकी एक्सटर्नल वैल्यू है। तो ये जो एक्सटर्नल वैल्यू है ना ये बढ़ती घटती रहती है, तो इसको स्टेबलाइज करने का काम भी किसका है? हमारा आरबीआई का है। तीसरा, बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस को कंट्रोल किया जाए, यानी कि अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल ना हो। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो अगर एक ही के थ्रू, एक ही के हाथों से अगर ये काम किया जाएगा तो सही रहेगा। तो इसलिए इस चीज की जिम्मेदारी भी किसके हाथों में दी गई? आरबीआई के हाथों में। तो बच्चों मैंने अभी आपको फिलहाल 4 फंक्शन पढ़ा है। कौन कौन से? कि करेंसी प्रिंट करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है वो हमारे आरबीआई के पास है।
पर कौन सी करेंसी? पेपर करेंसी, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, क्योंकि वो कौन प्रिंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, यानी कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा, वो उसके लिए एजेंट का काम भी करेगा, वो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनेगा, वो उसके लिए बैंक भी बनेगा। तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि वो हमारे सेंट्रल बैंक के लिए भी बैंक है, यानी उनके लिए भी वो एक बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कस्टोडियन बनके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनके और क्लियरिंग हाउस फंक्शन अलाउड करके, प्लस वो उनके लिए एक सुपरवाइजर भी है। फोर्थ फंक्शन में हमने ये पढ़ा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज को भी संभाल कर रखते हैं। तो बच्चे आज हम ये सिर्फ 4 ही फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी फिलहाल आपको ये 4 फंक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, एक बार बुक में से जरूर रीड करना है। 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जहां पर आपको कहा जाएगा कि यही वाला फंक्शन एक्सप्लेन करना है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर एक्सप्लेन करना है। तो 6 नंबर में 2 फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं और वो कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है बच्चे? तो बच्चे यहाँ तक आप अभी अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो होगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाले फंक्शन की तरफ। ठीक है? सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।